हेलो नमस्कार, वंदे मातरम। आज फिर हम बात कर रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी परीक्षा जो बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का है। तो इसमें हम क्वेश्चन बैंक का बात करेंगे जो कि 2023 में भी एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ उसका भी हम बात इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि प्राचीन भारत का इतिहास में हम पहला प्रश्न का बात करेंगे कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। आपको पता होना चाहिए 64वीं बीपीएससी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बारे में कुछ हम बातें करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है जो 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 से 5500 ईस्वी पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियों थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृत भांड। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो आपसे यहाँ तक प्रश्न किया जाता है कि बर्तनों के ऊपर में कौन सा रंग और बर्तनों के नीचे में कौन सा रंग। तो ऊपर लाल और नीचे काला रंग। तो आगे फिर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो हम बात कर सकते हैं ताम्रपाषाण युग को हम कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। तो हम फिर इसके खंडन में बात करेंगे। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृति में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्राय ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। यह परीक्षा 44वीं बीपीएससी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 पे हम बात करते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समय तक किस रंग का प्रयोग किया जाता था। तो अभी तुरंत इसके बारे में हम बात किए थे। तो ए लाल रंग, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न संख्या 4 पे हम फिर बात करते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता था। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो इसके बारे में कुछ बातें करिए कि सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का कालखंड आदि ऐतिहासिक माना गया है। सैंदव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम फिर बातें करते हैं 5 नंबर प्रश्न का। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि पके हुए ईंट का इमारत बनाया गया था यहाँ पर। तो 63वीं बीपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया था प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार का द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 6 में हम फिर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो ये आप लोगों को आंख बंद करके याद होना चाहिए। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा नगरी लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। तो इससे कौन कौन सा प्रश्न हो गया। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है और ये लोथल किस नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। आगे फिर 7 नंबर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। तो आपको अभी तुरंत बात किए थे लोथल जो अहमदाबाद जिले में स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल। फिर 8 नंबर प्रश्न में बात करेंगे।
निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। अब बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 9 पे भी बात करते हैं। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? तो आंख बंद करके याद कीजिए, कालीबंगन में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की धौलावीरा स्थित से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पके हुए ईंट की हल प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 10 पे फिर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसके बारे में कुछ अच्छे से जानकारियां प्राप्त कीजिए कि आर.डी. बनर्जी तो है, के.एन. दीक्षित भी है और एम.एस. वत्स भी है, लेकिन बी.ए. स्मिथ नहीं है। क्यों? क्योंकि आइए इसके बारे में हम फिर बात करते हैं। वर्ष 1921 के दिन था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक है। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। बोगाज कोई का महत्वपूर्ण इसलिए है। तो आते हम बात करते हैं बोगाज कोई क्या है। तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगाज कोई का महत्व इसीलिए हम मानते हैं। तो बोगाज कोई को हम एशिया माइनर से भी तात्पर्य करते हैं। तो बोगाज कोई या एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। प्रश्न संख्या 12 पे हम बात करते हैं। 12 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर मिलता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध परसनी नदी के तट पर हुआ है। दशराज युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था जो परसनी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वुस तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। प्रश्न संख्या 13 पे हम फिर बात करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 है। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। तो आपको पता होना चाहिए 114 मंत्र है 9वां मंडल में, सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो अभी तुरंत हम बात किए सोम को, और इस पेय पर नामाकृत देवताओं को समर्पित है। प्रश्न संख्या 15 पे बात करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है।